हेलो एवरीवन। नंदिनी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग नंदिनी आईएएस के थ्रू इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी और उसकी मैराथन जो है वो कर रहे हैं। अब तक हमने क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी कवर कर ली है। आज हम कवर करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी। लेकिन उससे पहले आप नंदिनी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और आपको इस तरीके से नंदिनी आईएएस मैराथन काफ़ी सब्जेक्ट्स की प्रोवाइड करवाता रहेगा, जो कि आपके लिए प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आई होप आपने पुरानी क्लासेस को रिवाइज किया हो। अगर नहीं किया हो तो आप नंदिनी आईएएस के चैनल पे जाइए और वहाँ पे जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हो और वहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर नोट्स कैसे बनाना है किसी भी एनसीईआरटी के बारे में वो भी आपको समझाया था। तो पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पे मूव कर सकते हो और आपको करंट अफेयर्स भी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो अच्छे से समझ आ सकते हैं। तो आज हम एक न्यू एनसीईआरटी के साथ मूव करते हैं, दैट इज क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, नाउ अब क्लास 11th की एनसीईआरटी में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर से पहले आप देखोगे कि क्लास 11th की एनसीईआरटी में ग्लॉसरी दे रखी है। अभी ग्लॉसरी के अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड दे रखे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो दिस इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मोस्टली हम आईआर के अंदर करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। बट आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ अ इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और कौन कौन सी कंट्रीज़ का नाम पता चल रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो कंट्रीज़ है उनका ये एसोसिएशन है। ये मिलके ट्रेड करते हैं, अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें भी डिस्कस की जाती है, उसके लिए भी एमओयूज़ वगैरह साइन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें मेंबर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, दारुसलेम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम। आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया अपने आसियान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करता है। और डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर यहीं से आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ आसियान। ठीक है, तो आपको आसियान के बारे में पता होना चाहिए। अब बाकी इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, इनमें क्या करेंसी है, क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स के अंदर पता चलेगी। नाउ सेकेंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि आपने अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर अगर कॉमर्स के नहीं हैं, कोई दूसरे ब्रांच के भी अगर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपने घर में देखा होगा कि घर में हमारे जो फोर फादर्स होते थे या पेरेंट्स होते हैं वो एक डायरी बनाते हैं जिसके अंदर लिखते हैं कि अच्छा एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू कितना है। और जो साल खत्म हो जाता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च और अप्रैल, वहाँ पे वो लोग ऐसे देखते हैं कि अच्छा इतना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, इतना हमारा रेवेन्यू हुआ है। तो सिमिलरली कंट्री भी अपना ये देखता है कि जितना भी उनका समराइज होता है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो कि होता है रिसिप्ट्स और पेमेंट, वो ये देखता है और हर एक साल देखता है। ठीक है, और वो ये शो करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कि ज़्यादा है या कम है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं या हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, या हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, उसी के बेसिस पे इकॉनमी जो है वो काम करती है और सरकार जो है वो डिसीजन लेते हैं। नाउ द थर्ड इज बैरियर टू एंट्री। ये मैंने आपको जब लास्ट क्लास के अंदर जब 10th की एनसीईआरटी कराई थी तो मैंने आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में बताया था और ट्रेड बैरियर्स के बारे में भी बताया था। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब होता है द फैक्टर विच मेक इट डिसएडवांटेजेस फॉर न्यू एंट्रेंस टू एंटर इन एन इंडस्ट्री एज कम्पेयर्ड विद द फर्म्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश विद इन द इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज आप ये मान लो कि पापड़ के अंदर लिज्जत पापड़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, उनकी फ्रेंचाइजीज है, उनकी मोनोपोली है एक तरीके से। लेकिन कल मान लो कोई एक पापड़ आता है, ओलेक्स से ओसवाल पापड़ आने की कोशिश करता है, छोटा सा स्टार्टअप है, तो वो उसके लिए जो बैरियर्स रखे जाते हैं, उसके लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट जो रखा जाता है, दैट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कुरकुरे, पहले कुरकुरे आते थे लेकिन कुरकुरे के सिमिलर लेवल पे लेके आए टकाटक। लेकिन अब टकाटक ने किस तरीके से अपनी मार्केटिंग की,
किस तरीके से उन्होंने अपने आप को compete किया कुरकुरे के साथ ना, वो सब चीज़ें जो है वो टकाटक और उनकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। तो किस तरीके से बैरियर को पार करके, जैसे मान लो अगर कुरकुरे की प्राइस 10 रुपीज़ की है और टकाटक उनकी प्राइस को चाह के भी 11 रुपीज़ नहीं कर सकता, उनको 10 रुपीज़ में ही रखना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग। तो वो चाहे टकाटक लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, वो 10 रुपीज़ से ज़्यादा 1 रुपये भी प्राइस नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि लोग कुरकुरे को खरीदेंगे और टकाटक को नहीं खरीदेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ डिसएडवांटेजेस था न्यू एंट्रेंट्स के लिए, दैट इज फॉर टकाटक। सिमिलरली लिज्जत पापड़ है, अभी अगर ओसवाल पापड़ आने की कोशिश करता है तो ओसवाल के को भी एकदम सेम प्राइस पे रखना होगा, ताकि उनके लिए सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो और मार्केट जो हो वो सेम हो। तो अभी काफ़ी सारे न्यू स्टार्टअप्स आप देखोगे, न्यू स्टार्टअप्स आने की कोशिश करते हैं जो कि पहले ही ऑलरेडी जमे हुए हैं, तो उनको ऑलरेडी एडवांटेज है क्योंकि वो बहुत सालों से यहाँ पे। लेकिन अगर कोई न्यू स्टार्टअप उसके अंदर एडमिशन लेने की या एंट्रेंट लेने की कोशिश करता है तो उसके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस होता है। और ये सारी चीज़ें जो है वो WTO के अंदर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज इन करंट अफेयर्स ऑल्सो। बेटर कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे रेगुलेशन करती है कंपनीज के लिए, ठीक है, मार्केट के लिए, किस तरीके से कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, रेगुलेशंस रखती है। उन सभी रेगुलेशन का पालन करना और ओबे करना इज कॉल्ड एज बेटर कंप्लायंस। इसलिए मोस्टली ये चीज़ें में आता है टैक्स के बेसिस पे आता है। कई लोग होते हैं ना टैक्स इवेड करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ें उन हर कंपनीज के लिए होती है कि हमें गवर्नमेंट के साथ एक बेटर सिंक करके कंप्लायंस के अंदर काम करना है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो कंट्रीज आपस में सर्विस या गुड एक्सचेंज करने के लिए कोई अग्रीमेंट साइन करती है, दैट इज बायलैटरल एग्रीमेंट। ये इंडिया जो है वो बाकी बहुत सारी कंट्रीज के साथ करती है, इंडिया इंग्लैंड के साथ करती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करती है। इंडिया इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ जो साइन किया जाता है उसको कहते हैं बाई, मतलब टू, लिटरल मतलब फिर वो आपका आ गया मोस्टली किस तरीके से किया जाता है। ब्रुंडलैंड कमीशन यूनाइटेड नेशन ने बनाया था 1983 के अंदर। ये डिस्कस करता है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इशू चल रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती जा रही है, वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। तो इसके अंदर उनके बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है। अब ये ब्रुंडलैंड कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू विल रीड इन द इन्वायरमेंट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रुंडलैंड कमीशन इज रिलेटेड टू विच आइडियाज, राइट, कौन से आइडिया। लेकिन लेट्स से आपको क्वेश्चन अगर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन थीम एंड मेन कीवर्ड ऑफ द ब्रुंडलैंड कमीशन, तो लेट्स से उसमें दे दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन दे दिया आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन दे दिया पॉलिटिकल इशू, देन दे दिया ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन राइट इश्यूज। तो आपको अगर पता होगा कि इट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आप इसको करेक्ट मार्क करोगे। देन आपका आता है बजटरी डेफिसिट। देखिए डेफिसिट का मतलब ही है कि लॉस में जाना, ठीक है, और बजटरी का मतलब होता है कि क्या हमारा बजट है। मीन्स अगर हम कहीं पे घर में भी रह रहे हैं या कहीं ओवरऑल खुद से भी अगर आप फ्लैट में PG में कहीं पे रहते हो तो आप एक लिस्ट बनाते हो कि हम लॉस में चल रहे हैं या लॉस में, कितना लॉस में चल रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है, राइट। तो डेफिसिट का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट की इनकम और टैक्स जो होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये आपको हम आगे की क्लासों में बताएंगे कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से आता है, एक्सपेंडिचर कैसे होता है ना। तो दैट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लासेस। नाउ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी का एक ब्यूरो है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसके लिए एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें करेगा, या तो पॉलिसीज़ बनाएगा या एफिशिएंसी के लिए काम करेगा, है ना, या फिर रेगुलेट करेगा या एनर्जी को प्रमोट करेगा। और एनर्जी को इस तरीके से प्रमोट करना कि इकॉनमी का नुकसान भी ना हो और एनर्जी भी हम चीज़ें जो है वो सेव कर सके। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एक LED है, ठीक है। उसके बाद और सारी चीज़ें भी ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूज़ हो रहा है ना। ओके, गो फॉर द इकोनॉमिक थिंग, बट आपका एनर्जी भी सेव होना चाहिए। पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स सोलर पैनल, राइट। बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग, BPO आप लोगों ने सुना होगा। BPO का मतलब होता है कि इट इज़ अ आउटसोर्सिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस एक्टिविटीज़ बाय द कंपनीज टू
अदर कंपनीज, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप ये बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि कॉल सेंटर्स, आपने कोई चीज़ अमेज़ॉन से परचेज़ की है, लेकिन आपको कॉल से आता है कि आप ये चीज़ परचेज़ कर लीजिए, यहाँ पे अभी ये सर्विस चल रही है, या आप कस्टमर सेंटर पे जाके भी आप काफ़ी सारी कंप्लेन जो है वो कर सकते हो या चीज़ें इंक्वायर कर सकते हो। और ये मोस्टली आईटी सेक्टर के अंदर होता है। तो कोई एक आउटसोर्स कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें की जाए, तो वो अपना आउटसोर्स कर देती है कि अच्छा ठीक है, आप कंटेंट बना लो, आप मार्केटिंग देख लो, आप कस्टमर सर्विस का काम कर लो, आप कंप्लेन का काम कर लो। तो इस तरीके की चीज़ें जो कंपनी आउटसोर्स कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड बीपीओ। ठीक है, कॉल सेंटर बेसिकली इनके अंदर हम देखते हैं। नाउ कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी का नाम ही मतलब ये होता है कि कितना, इसका मतलब होता है कि कितना झेलने की क्षमता है। कितना झेलने की क्षमता है मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कमरा है, या फिर आपने लिफ्ट का एग्जांपल देखा होगा कि लिफ्ट है, उसके अंदर ऐसा लिखा होता है कई जगह कि इसमें 13 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, और पर्टिकुलर वेट लिखा होता है कि 150 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेट्स से। ठीक है, अब मान लो उसके अंदर 14 लोग आ गए, ठीक है, लेकिन वो वेट 150 नहीं हुआ है, लेकिन लेट्स से 15 जैसे ही एंटर करता है, वो वेट जो है वो 150 से आके 160 आ जाता है, तो लिफ्ट इतना कैरी नहीं कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि कभी भी लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं बंद होता है, उसके बाद जब वो लोग डिक्रीज होते हैं तभी लिफ्ट का दरवाज़ा जो है बंद होता है। तो सिमिलरली इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी यही बोला गया है कि जो एरिया, जो डेंसिटी वाला एरिया है, वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन जो है वो रह सकती है, दैट इज़ देयर कैरिंग कैपेसिटी। कि इतनी ही कैपेसिटी है कि ये इंसान जो है वो इतने डेंसिटी वाले एरिया में, या ये जो पॉपुलेशन है वो इतने ही डेंसिटी वाले एरिया के अंदर रह सके। ठीक है ना, उसके ऊपर जब जाएंगे तो आपका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब उस दौरान क्या होगा, मान लो आपके पास 4 रोटी है, उसको 4 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है, सबको एक एक रोटी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही मान लो 5वां एंटर हुआ तो रोटी के पार्ट डिवाइड हो जाएंगे, 6 हुआ डिवाइड, 7 8 ऐसे करोगे तो एक रोटी के अंदर 2 लोग खाएंगे, तो कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अगर मान लो 20 लोग हो गए तो 4 रोटियों में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसी को भी छोटा छोटा टुकड़ा ही मिले। ठीक है, तो हम ये देखा जाता है कि कोई एक कम डेंसिटी वाला कम डेंसिटी वाला एरिया है और वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, तो बाद में वो पॉपुलेशन जो है वो मरने लगती है, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू एनीमिया, ड्यू टू लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर बोला जाता है कि इंसान को अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो आपको इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा जो 2013 के अंदर केदारनाथ फ्लड आया था, राइट। वहाँ पे माउंटेन एरिया पे जितनी उनकी क्षमता थी माउंटेन की, उससे ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्ट्स, वहाँ पे होटल्स, वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सब कुछ ध्वस्त हो गया। और आपने देखा ही था उसके डिज़ास्टर्स, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। ठीक है, नाउ कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, टैक्स लगाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट राइज हो जाता है प्राइस के अंदर। ठीक है, प्राइस जो होता है वो बहुत ही अलग तरीके से बढ़ती है। मतलब ऐसा सोचा जाता है कि टैक्स बढ़ाएंगे तो लिमिटेड अमाउंट में ही प्राइस बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट इज़ अ कास्केडिंग इफेक्ट, मीन्स एक्सटेंट मोर देन द राइज इन द टैक्स, इट इज़ नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। ये हम जब टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे देन वी विल डिस्कस इट इन द डिटेल। नाउ कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, अब देखिए ये हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी पढ़ेंगे, बट आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देती हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा होता है, राइट, कस्टमर का दिया हुआ, लोन से आया हुआ, लोन के इंटरेस्ट से आया हुआ, प्रॉफिट कमाया हुआ बैंक्स का। तो वो बैंक क्या करती है, अपना टोटल डिपॉजिट जो होती है और रिजर्व जो होती है जो भी कमर्शियल बैंक का, वो अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ रखती है, मीन्स आरबीआई के पास रखती है। ठीक है, आरबीआई वो अपने पास रखता है ताकि वो बैंक को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सके। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारे बैंक फेक प्रैक्टिसेस करें। लाइक अगर एक बैंक के अंदर बहुत सारा पैसा है तो वो अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए कम इंटरेस्ट पे बहुत सारा पैसा दे, तो एक लिमिट तय की जाती है, वो लिमिट तय जो करता है वो आरबीआई करता है। ठीक है, देन नाउ कैजुअल वेज लेबरर। कैजुअल वेज लेबरर का मतलब ये होता है, मैंने आपको कल भी और 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी और 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी बताया था कि कैजुअल
वेज लेबरर का मतलब होता है एक रिलेटेड टू कि आपके एग्रीकल्चर में 5 लोग काम कर रहे हैं, बट उसी घर के 2 लोग और काम करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज उनके पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, बट इनके आने से ना तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो वो जो उस काम को हम क्या कहते हैं, कैजुअल वेज लेबरर कहते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग दिहाड़ी पे काम करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कहीं पे तो कुछ मजदूर काम करते हैं, या आपने सुना होगा कि कई लोगों को लोड सामान इधर से उधर लेके जाना है तो वो मजदूर को उसी दिन की दिहाड़ी दे देते हैं। तो दीज आर द कैजुअल वेज लेबरर। कॉलोनियलिज्म के बारे में हम हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कॉलोनीज होती है उनको एक्वायर कर लेना टू मेक योर प्रॉफिट। ठीक है, और ये एक आइडियोलॉजी है जो कि हम 18 सेंचुरी के अंदर 16 से 18 सेंचुरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो इन ब्रिटिश ने जो इंडिया में आके किया, दैट इज़ एक्वायर ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्वायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड एक्वायर ऑफ इकोनॉमिक थिंग्स, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉलोनियलिज्म। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि हम पहले एग्रीकल्चर यूज़ करते थे, जिसको हम बोलते थे कि खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे एग्रीकल्चर। ठीक है, लेकिन अब जो एग्रीकल्चर कई बार यूज़ किया जाता है वो कंजम्पशन से कम और मार्केट के लिए ज़्यादा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए ज़्यादा किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप्स का, दैट इज़ फॉर मार्केट rather than for फैमिली। ठीक है, अब बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती है जिनका कमर्शलाइजेशन होता है। ये स्टार्ट तो ब्रिटिशर्स ने किया था, जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट अगर अभी हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं। बहुत सारी क्रॉप्स में जैसे अब देखोगे शुगर केन हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, ये सारी जो है वो कैश क्रॉप्स जिनको हम बोलते हैं, जिनका मोस्टली मार्केट के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है रेदर देन सेल्फ कंजम्पशन। बट अगर आप पैडी देख लो, वीट देख लो, मेज़ देख लो, बाजरा देख लो, ये आप जनरली इंसान या फार्मर्स जो ग्रो करता है वो इसलिए ग्रो करता है जस्ट टू सेल्फ कंजम्पशन, टू सेटिस्फाई देयर फैमिली मेम्बर्स। नाउ कम्यून्स वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस इन हिस्ट्री। कम्यून्स का मतलब होता है कि ये एक तरीके से हाई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स होते हैं रूरल एरिया के अंदर, और बेसिकली ये एक यूनिट्स होती हैं जिन्होंने कम्युनिज्म की पॉलिसी और सोशलिज्म की पॉलिसी जो है वो फ्रेम की थी। ठीक है, दैट वी विल कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग ये हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। नाउ कंजम्पशन मार्केट का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ बास्केट जो कि एक फैमिली कंज्यूम करती है। अब ग्रुप ऑफ बास्केट में क्या क्या आएगा, जो भी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ है, फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल्स आ गए, ग्रेन्स आ गए, ठीक है, देन आपका व्हीट आ गया, है ना, जो आप डेली लेवल पे खाते हो, या चाय आ गई, है ना। तो इस तरीके का ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। ठीक है, ये इस तरीके से एस्टिमेट करने का काम आता है कि लोग क्या खा रहे हैं। जैसे कि एट प्रेजेंट आप देखो ना कि बहुत सारे फूड आउटलेट्स खुल रहे हैं बहुत जगह, कई जगह कुछ लोग मोमो का ठेला लगा रहे हैं, कुछ लोग वड़ा पाव लगा रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड की बेसिक चीज़ है। अब लोगों को कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मोमो ज़्यादा बिकेगा, मोमो का क्यों लगाया, क्योंकि पता है कि लोगों का फूड पैटर्न ये चलता जा रहा है। सर्वे होता है या फिर रिसर्च किया जाता है, यहाँ पे देखा जाता है कि लोग किसकी डिमांड कर रहे हैं। तो आप देखना अपने आसपास के नए ठेले में देखना कि कुछ लोग पानी पूरी का लगा लेते हैं, वड़ा पाव का लगा लेते हैं, मोमो का लगा लेते हैं, क्योंकि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में या वहाँ पे जो हाउस होल्ड रह रहे हैं वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट और इसका ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, ज़्यादा डिमांड देखी जाती है। तो दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन मार्केट। और ये हर कंट्री का अलग अलग होता है और हर इंसान का या एरिया का अलग अलग होता है। आप देखिए यहाँ पे कंजम्पशन बास्केट में हमारे इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो क्या क्या होगा, सीरियल्स होगा, पल्सेस होंगी, मिल्क होगा, देन एडिबल ऑयल, वेजिटेबल, फ्यूल एंड लाइट भी आप देख सकते हो, और क्लोथिंग। बेसिकली देखा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों बहुत ज़रूरी होता है, और फ्यूल भी ज़रूरी होता है टू मेक एंड प्रिपेयर योर फूड। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने कोई लोन लिया, ठीक है, लेकिन आप उसका ना तो इंटरेस्ट दे पा रहे हो ना कोई प्रिंसिपल दे पा रहे हो, तो वो पर्सन को डिक्लेयर कर दिया जाता है डिफ़ॉल्ट। तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी जब्त कर ली जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट डिफ़ॉल्ट का मतलब यही होता है कि आप एक फॉल्ट पे हो। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन जहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू।
है ना, जहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, मीन्स आपका खर्चा ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू योर रेवेन्यू, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है या फिर कंपनसेट करने की कोशिश करती है कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो, तो दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। तो हर कंट्री का एक पिरामिड होता है जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि क्या डेथ रेट है, क्या बर्थ रेट है, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन अगर मर रही है तो किस वजह से मर रही है, तो दैट ट्रांजिशन इज कॉल्ड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डी रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी आप इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस को अलाउ करो टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच वर प्रोड्यूस बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आजकल कुछ हैंडीक्राफ्ट जो थे वो कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही थी, बट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि ठीक है अब बड़ी इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर डेवलप करना शुरू करेगी। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप एग्जांपल लेती हूँ, बॉलीवुड का थिएटर का आप एग्जांपल ले लो। थिएटर के अंदर पहले था कि आर्ट, म्यूजियम, सिनेमा, ये छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस बना रहे थे, बट अभी देखो ना, रिसेंटली आपने देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक म्यूजियम स्टार्ट किया है ना, आर्ट म्यूजियम। तो नाउ दे आर ऑल्सो एंटरिंग into this field which was earlier which was produced by the small kind of industries, है ना। तो इसको हम कहेंगे डी रिजर्वेशन, कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर आप कह दो कि कोई सर्विस या गुड्स जो कि एक कम्युनिटी या कुछ लोग मिलके करते थे, लेकिन अब बड़ी इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे उसके अंदर आ रही है और उनकी चीज़ें ऑक्यूपाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड डी रिजर्वेशन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो गिरा देना। तो चाइना जनरली ये करता है, अपनी वैल्यू करेंसी को डिवैल्यू करता रहता है ताकि वो अपनी चीज़ें जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि या कोई भी इंडस्ट्री जो कि लोगों को, लेबर्स को हायर करती है काम करवाने के लिए, जो कि लोगों को जॉब्स देती है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर ये इंस्टीट्यूट है मेरा, तो I'm hiring people, so I am an employer and they will be the employee। इक्विटीज का मतलब होता है कि आपकी कंपनी के अंदर आपके कितना % जो है वो शेयर होल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। मतलब जैसे कि 100% किसी के पास मेरी कंपनी है, 100% मेरा है टारगेट, लेकिन अगर कोई एंटर करता है उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ वैल्यू एडिशन करता है, तो आई विल गिव देम द 4-5% शेयर, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। वो प्रॉफिट में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट कैसे लेंगे इक्वली, लेट्स से उनकी 4% इक्विटी है, तो उनका अगर प्रॉफिट 100 रुपये होता है तो वो 4 रुपये वो लेंगे, ठीक है, लाइक दिस। यूरोपियन यूनियन, इट इज़ द सेम यूनियन ऑफ 25 इंडिपेंडेंट स्टेट्स फाउंड बाय द enhanced political, economic, social cooperation within यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो नाम से ही पता चल रहा है, यूरोपियन यूनियन है तो मीन्स यूरोप की कंट्रीज इसके मेंबर्स होंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए उन पर टैक्सेस लगाती है, ड्यूटीज़ लगाती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब ये होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ मेजर्स taken by a government to promote the export of goods with a view to achieve higher economic growth। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है, सबसे पहले तो प्रमोट करती है कि चलो ठीक है मेक इन इंडिया, देन उसके बाद मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केटिंग करवा रही है, एडवर्टाइजमेंट करवा रही है, अवेयरनेस फैला रही है ना। गवर्नमेंट इज ऑल्सो आस्किंग कंटेंट क्रिएटर, मीट रखवा रही हैं, तो ऑल दीज आर कॉल्ड एज एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को रेगुलेट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए कि किस तरीके से पॉलिसीज अडॉप्ट करिए, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। फैमिली लेबर एंड वर्कर का मतलब ये होता है कि जो फैमिली के अंदर ही जो काम कर रहा होता है लेकिन उनको कोई वेजेस नहीं मिल रहे होते या ना कोई सैलरी मिल रही होती है, दैट इज कॉल्ड फैमिली लेबर एंड फैमिली वर्क। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो कि आपको
सेविंग्स करवाते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, तो बैंक्स हो गए, कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो गए, तो दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि टैक्सेशन और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को यूज़ करना ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके, ये गवर्नमेंट ही करती है। सो दैट वी विल ऑल्सो रीड इन द फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। देन फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो भी उनके एक्सपेंडिचर होते हैं या रेवेन्यू होते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से पॉलिसी अडॉप्ट करती है, उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलेंगे। जो गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है उसको हम फिजिकल पॉलिसी बोलते हैं, बट अगर जो आरबीआई अडॉप्ट करती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी फॉरेन एसेट, जो भी फॉरेन कंपनीज है, मैंने आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी में वाइल एक्सप्लेनिंग ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन मैंने आपको थोड़ा बहुत एफडीआई के बारे में भी बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन कंपनी है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो ज़ारा का ले लो, एच&एम का ले लो, तो ये कंपनीज इंडिया में आई हैं, इन्होंने अपना पूरा एसेट लगाया है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, नाउ दे आर हायरिंग पीपल ऑल्सो, वो उनको पैसे देते हैं, है ना। तो आप ये सारे आउटलेट्स जो देखते हो, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, ये सारे आप जो आउटलेट्स देखते हो, ऑल दीज आर फॉरेन आउटलेट्स। आप अगर देखो, अब तो आईफोन का प्लांट लगाने के भी इंडिया में बात हो रही है ना। ऑल दीज आईटी कंपनी, सम आईटी कंपनी लाइक एक्सेंचर हो गया, है ना, तो ये सारी कंपनीज जो है वो आउटर कंपनीज हैं, ठीक है। ये इंडिया में आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। उसके बाद जब इनका पैसा बन जाता है तो कई बार ये लीव कर देती है, लेकिन जब तक पैसा बनता रहता है ये प्रॉफिट जो मेकिंग है वो करती रहती है। आपने अगर सुना होगा आज से 9-10 साल पहले थोड़े टाइम के लिए मैकडी जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर 2 साल के लिए लगभग बंद रहा था, क्योंकि वो लॉस मेकिंग में था, बहुत सारे रेगुलेशन से एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अब धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट फिर से दिल्ली के अंदर खुलने लग गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जैसे कि करेंसी और बॉन्ड्स ऑफ अनदर कंट्री। आप अगर कहीं फॉरेन घूमने भी जाते हो तो आपको पता होगा कि आपको रुपीस को उस कंट्री के हिसाब से आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं जहाँ पे इंडियन करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ या किसी और की करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता है उस मार्केट के अंदर कुछ वैल्यू के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो कि स्टॉक के फॉर्म में, बॉन्ड्स की फॉर्म में या फाइनेंशियल एसेट की फॉर्म में आती है बाहर की कंपनियों द्वारा, उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब कोई पर्सन जो कि ये चीज़ें कर रहा है, ठीक है। नाउ फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये होता है जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, या फिर उसको उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। ये मैंने आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर बताया था, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के अंदर डिफरेंस। तो फॉर्मल को ऑर्गेनाइज भी कहा जाता है। ओके, नाउ G20 जो है वो मैंने आपको बताया था, इट्स अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, और ये लोग मिलते हैं। सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर IR। तो ये पेपर नंबर 2 का पार्ट है जो कि करंट अफेयर्स में होता है, वो हम ब्रीफली डिस्कस वही करेंगे। सिमिलरली G8 भी वही होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम वी विल डिस्कस अ टैक्सेशन, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या स्लैब्स है, क्यों लेके आया गया था, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके अमेंडमेंट्स हैं। ग्रेट्युटी का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आपके अकाउंट्स बन जाते हैं, ग्रेटिट्यूड अकाउंट, पेंशन, PF अकाउंट, है ना। तो वहाँ पे ये होता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो पैसे धीरे धीरे कटते जाते हैं। जैसे कि लेट्स से आपकी सैलरी 56,000 रुपीज़ है, तो 56 में से मान लो 5,000 रुपये हर महीने कट रहे हैं, वो एक फंड में इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब आपका रिटायरमेंट होता है तो वो आपको कंपनी जो है वो उतना अमाउंट जो है वो दे देती है, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। बेसिकली इसका पर्पस ये होता है ताकि आप सेविंग की तरफ जाओ। GDP मैंने आपको बता दिया था कि जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है उस एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड GDP। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि GDP
प्लस जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उनको ऐड कर दो, और उनमें से जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब ये भी हम डिस्कस करेंगे, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसमें से रिमूव कर दो, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द इकोनॉमी। हाउस होल्ड का मतलब ये होता है कि जो कि जिनका एक कॉमन किचन होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एक फैमिली के अंदर 20 लोग रहते हैं, लेकिन उनके घर में 3 किचन है, तो कि एक किचन के अंदर जो कॉमन लोग जितना खाना खा रहे हैं वो उस घर के हाउस होल्ड है, देन दूसरे किचन के अंदर जो लोग खाना खा रहे हैं वो हुए। तो कॉमन किचन यहाँ पे इनका मेन होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन जो साथ में रहते हैं और फूड जो एक ही कॉमन किचन से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड। इम्पोर्ट लाइसेंसिंग का मतलब होता है कि कुछ सामान खरीदने के लिए गवर्नमेंट जो है वो परमिशन देता है खरीदने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि फिर सिंस अभी जब से एप्पल फ़ोन लॉन्च हुए हैं आईफोन्स, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तस्करी करते हैं आईफोन्स की, दुबई जाते हैं, है ना, वहाँ से लेके आ जाते हैं या फिर सोना लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लियो कि हम इतने अमाउंट लेके आ सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी परमिशन दी है कि ठीक है आप 2 आईफोन से ज़्यादा लेके नहीं आ सकते, या आपके पास बिल्स होने चाहिए, या फिर मान लो उन्होंने दे दिया कि ठीक है आप इतना तोला सोना ही लेके आ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लेके आ सकते। तो वो लाइसेंस जो गवर्नमेंट देता है दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि स्टेट की पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इन विच इम्पोर्ट ऑफ गुड इज जनरली सब्स्टिट्यूटेड बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्शन विद अ व्यू टू इंकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब चाइना के फ़ोन जो हैं, या फिर आप मान लो चाइना के हेडफोन्स, चाइना की ईयरफोन्स, चाइना की बहुत सारी चीज़ें हम इंडियन इकोनॉमी में ख़रीदते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंपोर्ट को डायरेक्टली तो बैन नहीं कर सकती क्योंकि इट विल बी द अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ WTO। तो लेट्स से गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम इनको थोड़ा रिड्यूस करेंगे इनका इंपोर्ट, और हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इंक्रीज़ करेंगे, सो डैट हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो वो इंक्रीज़ हो, उनका इंपोर्ट हम कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। इसीलिए मेड इन चाइना के अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है मेक इन इंडिया, कि भाई इंडिया में ही बनाओ, इंडिया में ही प्रोडक्शन करो, इंडिया में ही बेचो। वाई टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री? सो दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा 1 साल की एज तक पहुंचे और उसकी डेथ हो जाए उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो इतने बच्चों का सम जो होता है दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आपका जनरल राइज इन द प्राइजेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल टमाटर के प्राइस देखते हो बढ़ जाते हैं, प्याज के, आलू के, वेजिटेबल्स हुए, क्लोथ्स के भी, देन अदर थिंग कंप्यूटर, जैसे आपने देखा होगा अभी ऑटोमोबाइल्स के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड इन्फ्लेशन। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब, फॉर्मल सेक्टर मतलब अभी बताया जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब 10 से कम जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर, और इसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन वेयर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट facilitate free trade and investment with other countries in making the domestic work together, that is called integration of domestic economy. इनविजिबल का मतलब होता है कि कुछ आइटम्स जो कि हमें पेमेंट के टाइम पे दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि आपने देखे होगा ना, आपके भी कुछ ऐसे खर्चे आपको ये तो दिख रहा है कि चलो ठीक है हम दूध लेके आ रहे हैं, दही लेके आ रहे हैं, वेजिटेबल्स लेके आ रहे हैं, इतना प्राइस हो रहा है, इतना एक्सपेंडिचर, लेकिन कुछ खर्चे जैसे कि आपने कभी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिया या कभी आप घूमने चले गए, उनको जनरली आप काउंट नहीं करते हो। सो दीज आर द कॉल्ड इनविजिबल्स, ठीक है। लेबर लॉ मतलब लेबर को प्रमोट के इंटरेस्ट में उनके राइट्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, दैट इज कॉल्ड लेबर लॉज। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, गवर्नमेंट जो है वो लैंड रेवेन्यू को सेटलमेंट करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाती है। इसके अंदर लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था, उसके बारे में हम करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ईयर्स अ न्यू बॉर्न इन्फेंट वुड लिव, अगर उसको पर्टिकुलरली एज स्पेसिफिक क्या रेट्स है उसकी मोर्टेलिटी की, ठीक है, जो थ्रू आउट बच्चे के लाइफ तक चलती रहती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मीन्स ऐसा समझ लो कि ये बच्चा कितने साल तक जी सकता है एवरेज, सो दैट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी,
ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो इंडिया के अंदर लगभग 60 मानी जाती है एवरेज कि एक इंसान 60 ईयर्स तक तो जी लेता है। MMR मटरनल मोर्टेलिटी रेट, मटरनल मोर्टेलिटी का रेट का मतलब होता है कि कुछ लेडीज़ जो चाइल्ड बियरिंग के बाद जिनकी डेथ हो जाती है या ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग उनकी डेथ हो जाती है, तो इतनी नंबर ऑफ डेथ को हम मटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। मर्चेंट बैंकर का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर, आपने सुना होगा कि कुछ इन्वेस्टर ऐसा होते हैं जिन्होंने अपना खुद का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोल रखा होता है, जो कि लोगों को लोन देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसेट्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड मर्चेंट बैंकर्स। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इट इज़ द प्रोपेंसिटी टू फॉल इल, मतलब कितनी जल्दी वो इल हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्बिडिटी। अब देखो ना, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कफ हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, या फिर बुखार आ जाता है, या कोई वायरस आ जाता है, कोरोना की बात कर लो, तो वो किस तरीके से कंपनी को अफेक्ट करती है, हार्म करती है ना, दैट जिसकी वजह से एक तरीके से टेम्परेरी डिसेबिलिटी जिसको मान लो, है ना, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, 3 दिन तक छुट्टी ले ली, काम नहीं कर पाए, तो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्बिडिटी। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स फॉर डिजीज पर 1000 पीपल। कोई भी डिजीज या जनरली किसी की डेथ होती है 1000 पीपल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। MRTP एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये भी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि मोनोपोलिस्टिक होते हैं। अब मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, ऑयल की मोनोपोली है, ठीक है, या तो HP के पास है या इंडियन ऑयल के पास है ना। लेकिन अगर मोनोपोलिस्टिक देखें तो हो सकता है कि आपको पेप्सी का टेस्ट अच्छा ना लगे तो आप थम्स अप की तरफ मूव कर जाते हो सेम प्राइस पे, दैट इज़ अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो प्रैक्टिसेस को करने के लिए भी रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट करती है, उन बिजनेस को भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, दैट इज़ कॉल्ड MRTP। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, आसियान, दैट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, और इंडिया अगर उनके साथ साइन करता है तो वो बहुत सारी कंट्रीज के साथ साइन करता है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीलेटरल। एक कंट्री के साथ करता है तो उसको बाइलेटरल बोलेंगे, बहुत सारी कंट्रीज के साथ करता है तो उसको मल्टीलेटरल बोलेंगे। नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी GDP है, मतलब आपका जो एक साल के अंदर जो आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो वो, प्लस इनकम जो आप अब्रॉड से लेके आते हो, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट और इनकम। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कई बार प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप जो है वो खुद ले लेता है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनलाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा कई बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, पहले PNB, then SBI, all these things, so these are called nationalization। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, गवर्नमेंट जो 1991 के बाद से जो पॉलिसी अडॉप्ट करी उसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहेंगे। इसको न्यू इकोनॉमी क्यों कहेंगे? क्योंकि उससे पहले हमारा ट्रेड जो था वो, हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्लोज थी। उसके बाद हमने लिबरलाइजेशन किया इकोनॉमी में, ग्लोबलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से हम जो पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, उनको हम रिन्यू नहीं करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक हो गया, है ना, उनको आप रिन्यू नहीं करा सकते हो। देन कुछ एग्जांपल्स हो गए जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, आयरन हो गए, कोल हो गए, ठीक है, उनको एक बार यूज़ किया फिर उनको रिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन आप देखेंगे नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि गवर्नमेंट जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है सिर्फ टैक्स के फॉर्म में नहीं, दूसरे फॉर्म में भी, दैट इज़ कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर, ठीक है। चलो, जो कि मैंने आपको बताया था कि इतने आईफोन्स लेके आ सकते हो, इतना तोला सोना लेके आ सकते हो, एक्सेट्रा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू या कोई भी एक्शंस दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फॉरगोन और ऑल्टरनेटिव चॉइस और एक्शन। जैसे कि आप मान लो कुछ लोग चाय पीते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो सडनली चाय की प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोग किसकी तरफ शिफ्ट होंगे? कॉफ़ी की तरफ। तो इक्वल प्राइस है दोनों की। जैसे कि मान लो टाटा चाय 10 रुपये की आती है और ब्रुक बॉन्ड भी 10 रुपये का पैकेट आता है, ठीक है, लेकिन कल चाय के टाटा टी जो है वो 12 रुपये बढ़ा देती है और लेट्स से वो चाय मार्केट के अंदर और कोई दूसरा सब्सटीट्यूट उसका एज पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन तो लोग ज़्यादा किसकी तरफ मूव करेंगे? ब्रुक बॉन्ड की तरफ मूव करेंगे। बट क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है, दोनों जो है वो कैफीन देती है। परमिट लाइसेंस राज, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे होता था कि जब भी आप कोई
बिजनेस करते हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। तो इस लाइसेंस राज ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में मुश्किलें पैदा की थी, चीज़ें पैदा की थी, जो कि हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग कमीशन पहले इट वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। अब उनकी जगह नीति आयोग आ गए। पहले प्लानिंग कमीशन होता था जो कि पूरा प्लान करते थे। 5 ईयर प्लान चलता था कि इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो आगे मूव करेगी, ये हमारा टारगेट्स है, ये चीज़ हम स्कीम्स लागू करेंगे और इन चीज़ों को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इट्स नॉट इन सिलेबस। पॉवर्टी लाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने डिस्कस किया था कि किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, कंजम्पशन बेसिस पे, गुड्स ऑफ बास्केट के बेसिस पे, वी हैव डिस्कस दैट। प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एंटरप्राइजेज जो कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि क्या आउटपुट निकल के आता है। लेट्स से आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, तो बट रियल में आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, रियल में उसका आउटपुट क्या है, 4 घंटे वाला ही आना चाहिए। जितना 4 घंटे में पढ़ाई की उतनी ही एफिशिएंसी आपको आउटपुट में दिखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है। प्रोविडेंट फंड, अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है ग्रेटिट्यूड। सिमिलरली एक फंड होता है, दैट इज अ प्रोविडेंट फंड, दैट इज अ सेविंग फंड, जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो होते हैं वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, ताकि वो सेव जो है वो कर सके। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे कि आप PSUs देखते हो बहुत सारे, BHEL हो गया, है ना, देन आपका सेल हो गया, गेल हो गया, लाइक दैट। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस मतलब गवर्नमेंट जो है कुछ तरीके का इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस डालती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, इन द फॉर्म ऑफ कोटा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। रेगुलर सैलरीड एंड वेज एम्प्लॉयर, हमने अभी कैजुअल लेबर किया था, हाउस होल्ड किया था, तो सिमिलरली यहाँ पे रेगुलर सैलरीड का मतलब होता है कि जो कि पर्सन जो कि दूसरे फार्म के अंदर काम करता है और काम के बदले उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर सैलरीड और वेज एम्प्लॉयर। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, इसके अंदर 8 कंट्रीज हैं साउथ एशिया की, जिसके अंदर इंडिया जो है वो मेंबर है, ये ध्यान रखना, और पाकिस्तान भी मेंबर है, ठीक है। तो सार्क को हमेशा बॉयकॉट करने की बात की जाती है क्योंकि पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, तो ये हम IR के अंदर डिस्कस करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जो खुद की फार्म चला रहा है, ठीक है, या फर्म चला रहा है या ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, वहाँ से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस जो होते हैं, लाइक एल्डर हो गए, चिल्ड्रन हो गया, विमेन हो गया, जो कि काम नहीं कर सकते या थोड़ा सा डिसेबल है, तो गवर्नमेंट उनको बहुत सारी स्कॉलरशिप देता है, पेंशन देता है, सब्सिडीज देता है, दैट इज कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है ऐसा एक इकोनॉमिक जोन जहाँ पे कंट्री के डिफरेंट रूल्स चलते हो, मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक थोड़े रूल्स जो हैं वो लिबरल हैं कंपैरेटिवली। तो गुजरात में ऐसे बहुत सारे जोन हैं, गवर्नमेंट ऐसे बनाती रहती है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, तो उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर डाल दिया जाता है। स्टेबलाइजेशन मेजर, स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स अडॉप्ट करती हैं ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम स्टेबल कर सके, जो क्राइसिस आए कंट्री के अंदर उनको स्टेबल कर सकें, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो रेगुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बंद करते हैं, काटते हैं, सो दीज बोर्ड्स आर कॉल्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। SLR, अभी हमने CRR पढ़ा था। नाउ SLR का मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का जो भी बैंक के पास टोटल डिपॉजिट होता है, सोना चांदी पैसे, उनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो बैंक अपने पास रखता है लिक्विड फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, ताकि ज़रूरत पड़ने पे बैंक जो है वो प्रॉपर्ली लोन दे पाए लोगों को, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती है वो ट्रेड की जाती है, पब्लिक कंपनीज़ की भी ट्रेड की जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कई बार BHEL के भी थोड़े बहुत स्टॉक्स खरीद लेते हो, है ना, अपनी इक्विटी मेंटेन रखने के लिए, गेल के खरीद लेते हो, इंडियन ऑयल के खरीद लेते हो, HP के खरीद लेते हो। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे स्टॉक्स और शेयर जो होता है वो आपका ट्रेड किया जाता है, जैसे कि SEBI उसको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म मेजर्स अडॉप्ट करती है टू प्राइवेटाइजेशन, टू लिबरलाइजेशन, टू ग्लोबलाइजेशन, उसको हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहेंगे। टैरिफ मतलब
टैक्स ऑन इम्पोर्ट होता है जनरली, और बाकी हम इसके बारे में WTO के बारे में डिस्कस करेंगे। टैरिफ बैरियर, मैंने आपको बताया कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस के फॉर्म में बैरियर करता है, उसको टैरिफ बैरियर कहते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर मैंने ऊपर ही बता दिया था कि जो अदर देन टैक्सेस होता है उसको हम नॉन टैरिफ बैरियर कहेंगे। ट्रेड यूनियन, देखा होगा मजदूर बहुत सारे या फिर एम्प्लॉय बहुत सारे यूनियन बनाते हैं अपने हक के लिए, बेनिफिट्स के लिए, वेजेस के लिए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड यूनियन। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बार डिस्कस कर लिया है 9th क्लास की NCERT में भी एंड 10th क्लास की NCERT में भी। पीपल हु इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट गेटिंग वर्क इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से कोई एरिया है जो अर्बन के फीचर्स आ रहे हैं उसके अंदर, लाइक वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रेल, रोड और थोड़ा ड्रेनेज सिस्टम, तो डैट इज़ कॉल्ड, और उस एरिया के अंदर आपकी जो भी फैसिलिटीज़ है वो रूरल एरिया जैसी नहीं है, डेवलप्ड है, जो डैट इज़ एरिया इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, इसका मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, इट इज़ कॉल्ड एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो ये ग्लॉसरी थी, ये काफ़ी सारे हमने इसके अंदर डिस्कस किए। आई थिंक मोर देन 50 टर्म्स होंगी जो हमने डिस्कस किए हैं, कम से कम 5 पेजेस थे। आप इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली नाम आ जाएंगे। अगर मैं अब आपको डायरेक्टली बोलूँ टैरिफ, तो आपको पता होना चाहिए टैरिफ का मतलब होता है अच्छा टैक्स। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूँ या फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेफिसिट। तो आई थिंक ये इतनी चीज़ें जो हैं वो सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, और इन्हीं चीज़ों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम क्लास के अंदर मिस कर देते हैं और NCERT के अंदर मिस कर देते हैं, बट इवेंचुअली अगर हम आगे जाके देखते हैं तो क्वेश्चन जो है वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं NCERT पढ़ना। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से अब हम स्टार्ट करते हैं। आप इस NCERT को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, UPSC के अंदर इकोनॉमी का मतलब सिर्फ इकोनॉमी नहीं होता है, इट शुड बी लिंक विद हिस्ट्री, शुड बी लिंक विद ज्योग्राफी, एथिक्स, करंट अफेयर्स, लाइक दैट, पॉलिटी, है ना। तो सिमिलरली अब जो हम चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो दूसरे सब्जेक्ट से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, स्पेशली हिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कैसा हुआ है, पहले के ज़माने में कैसा था, मीन्स 47 से लेके बात कर लो 91 तक, क्यों, क्योंकि 91 के बाद इकॉनमी में चेंजेस हुए, देन 91 के बाद 2000 तक की बात कर लो, देन 2000 से बात कर लो 14 तक जब तक सेम गवर्नमेंट थी, देन 14 के बाद से लेके 19 तक की बात कर लो बिकॉज कोरोना के पहले वाला फेज़, फिर 19 से लेके अब 2021 तक कोरोना के बाद का फेज़, देन 21 से लेके 25 तक। तो इस तरीके की फेजेस देख के भी आपको देखना चाहिए कि इकॉनमी में जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं। NCERT के अंदर ऑब्वियसली पुरानी चीज़ें ही ज़्यादा दी हुई होगी, क्यों, बिकॉज NCERT बहुत पहले लिखी जाती है, उनमें अपडेशन इतना नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं तो हमेशा आपको बताया है कि पढ़ लेना चाहिए, प्रियम्बल जो दे रखा होता है रिवाइज करते रहना चाहिए प्रियम्बल को, क्योंकि प्रियम्बल से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंडिया ऑन द इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें मोस्टली आप देखा जाएगा तो इसमें हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, आप इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस का आपका पार्ट आता है, जिसमें आप ये देखोगे कि इंडिया जो इंडिपेंडेंस के बाद जो थी उसमें इंडिया का क्या इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन था, क्या पॉलिसीज़ थी, इंडिया के क्या चैलेंजेस थे, लाइक दैट। बहुत ही थियोटिकल चैप्टर है, आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो आपको बेसिकली आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, अब नाउ अगर हम ये बात करें तो इंडिया जो है वो कॉलोनी था ब्रिटिश की, हमने अभी कॉलोनियलिज्म पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट की लिए इंडिया को एक कॉलोनी बनाया था। ठीक है, और वहाँ पे अपने हिसाब के साथ डेवलपमेंट करते थे, अपने हिसाब के साथ सारी चीज़ें करते थे। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा लो था ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म। वाई, ऑब्वियसली बात है बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया की इकॉनमी को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे,
ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक दादा भाई नारोजी ने एक टर्म भी दी थी, दैट इज़ ड्रेन ऑफ वेल्थ। वो बेसिकली हमारी जो भी वेल्थ थी, हमारे जो भी एसेट्स थे, उनको पूरी तरीके से ड्रेन कर रहे थे, पूरी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रहे थे। तो हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा कम था। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आप देखोगे बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे उनको नुकसान पहुंचाया। हमारी जो नेशनल इनकम थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, बिल्कुल हमें प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करके वो रखते थे। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन काम कर रही थी, क्योंकि अगर हमने मिडेवल इंडिया तक पढ़ा होगा तो हमने देखा होगा कि पीपल वो मोस्टली एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती करते थे। तो वहाँ पे उन लोगों ने अपने ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से रूल्स बनाए, रोटवारी सेटलमेंट, प्राइवेट सेटल परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, महालवारी सेटलमेंट। तो इस तरीके की उन्होंने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, जिसकी वजह से फार्मर्स पे बर्डन जो है वो बढ़ गया था, लैंड की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रहे थे। ब्रिटिशर्स जो थे वो जनरली आपके जो भी मेजर क्रॉप्स थे लाइक वीट, पैडी, उन पे ना फोकस करके थे, कैश क्रॉप पे फोकस करते थे, लाइक जूट पे, शुगर केन पे, कॉफ़ी पे, जहाँ पे उनको फ़ायदा हो। इनफैक्ट इंडिगो पे भी ओपियम वॉर भी इन लोगों ने करवाया था। ठीक है, देन जिसकी वजह से हमारा जो बेसिक एग्रीकल्चर है वो डिक्रीज़ हो गया था, और हमारा जो कंजम्पशन है वो मोस्टली आपका देखो फेमाइन भी आ गई थी उसकी वजह से, है ना। वहाँ पे भी उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किए थे। ड्रॉट, इस तरीके की डिज़ास्टर जो है, मैन मेड डिज़ास्टर या नेचुरल डिज़ास्टर, वो भी इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उन लोगों ने कभी भी, ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया। उनका ये था कि हम लोग फाइनल गुड जो थे वो ब्रिटेन से ख़रीदने लग गए थे। ठीक है, वो भी हाई प्राइस में, जबकि सिल्क हमारा फेमस था। ठीक है, कपड़े हमारे फेमस थे, लेकिन वो हमारा रॉ मटेरियल लेके जाके वहाँ पे फाइनल गुड्स बनाते और वहाँ पे आके मार्केट इंडिया में ही उनको बेचते विद हाई प्राइजेज, विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अगर देखा जाए तो वहाँ पे कोई कैपिटल इंडस्ट्री थी नहीं इंडिया के अंदर। टिस्को हम बात कर सकते हैं, ठीक है थी, बट वैसा अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हो जाती तो इंडिया में एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता, और अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता तो ऑब्वियसली वो ब्रिटेन से चीज़ें खरीदने के लिए नहीं करते। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यही किया कि इंडिया के अंदर कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, छोटे स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और हमारी जीडीपी जो भी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। ठीक है, उसके बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हम पे बहुत ज़्यादा कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड, टैरिफ्स, ये सारी चीज़ें इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगा रखी थी, जिसकी वजह से हमारा तो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो फॉरेन ट्रेड था वो भी बहुत ज़्यादा कम था। इंडिया जो है वो मोस्टली इम्पोर्टर बन गई थी, एक्सपोर्टर नहीं। ठीक है, पहले हमने देखा था कि इंडिया के अंदर जब हम एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं ड्यूरिंग सातवाहना रूल, ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, वहाँ पे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा गोल्ड सरप्लस आता था। क्यों? क्योंकि इंडियन के प्रोडक्ट्स जो थे उनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ के लोग हमारे इंडियन के प्रोडक्ट को ख़रीदते थे और हमें रिटर्न में ख़रीदते थे। किससे ख़रीदते थे? गोल्ड से ख़रीदते थे, सिल्वर से ख़रीदते थे, लाइक डैट। ठीक है, तो हमें हमारा गोल्ड इन्फ्लक्स ज़्यादा होता था, सिल्वर का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब से इंडिया को कॉलोनी बनाया था ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, और हम जो इम्पोर्ट जो थे, हम एक इम्पोर्ट कंट्री बन गई थी एक्सपोर्ट की जगह। डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी मैंने आपको बताया। फेमाइन वगैरह की कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमाइन की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेथ रेट जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ख़त्म हो गई थी, इन्फेंट मोटेलिटी रेट जो है वो बढ़ गई थी। तो नाउ अब मैं आपको टर्म्स का नाम यूज़ कर रही हूँ, इन्फेंट मोटेलिटी रेट, है ना, डेथ रेट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो आई होप आप समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने ग्लॉसरी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है। जब ग्लॉसरी को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है तो उसको समझना क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा आसान हो गया है।
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्यूपेशनल में वही है कि गवर्नमेंट ने ब्रिटिशर्स ने हमेशा इंडियंस को एक छोटे ऑक्यूपेशंस में ही कंज्यूम करके रखा, लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री में ज़्यादा चांस नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छा करें, ठीक है। मोस्टली उनको अपने साथ रखा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, सोल्जर्स आर्मी के अंदर रखा जहाँ पे वो एक्सप्लॉयट कर सके और दूसरी कंट्रीज़ के खिलाफ जब भी वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, या फिर बीच में जो छोटे मोटे बैटल्स होते थे यूरोप के अंदर, वो इंडियन आर्मी को वहाँ पे यूज़ करते थे और इस्तेमाल करते थे अपने फ़ायदे के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था, रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राम वगैरह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देमसेल्फ, क्योंकि उनको ट्रेड करना था, वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, पूरी तरीके से उनका अधिकार था इंडिया पे। तो जो भी रोड्स थी, रेलवेज थी, उनको बनाना ज़रूरी हो गया था, ताकि पोर्ट्स बनाना ज़रूरी हो गया था, ताकि वो लोग जो है वो इसका फ़ायदा उठा सके, इसका ट्रेड का फ़ायदा उठा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा सके विद अदर कंट्रीज़। तो बेसिकली हम ये देखना चाहेंगे कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 के अंदर, तो कॉलोनियल एस्पेक्ट ऑलरेडी हमें इंडियन इकोनॉमी में दिखाई दे रहे थे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट की ये ड्यूटी थी कि हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। तो गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड किया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा किया, क्योंकि हमने उस समय सबसे ज़्यादा फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत फोकस किया था इंडस्ट्री पे और फिर बाद में सबसे ज़्यादा फोकस किया था सर्विस सेक्टर पे, ठीक है। क्योंकि टीचर, हेल्थ प्रोफेशनल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे थे प्रॉफिट मेकिंग के अंदर और इनको सबसे ज़्यादा सर्विसेज मिल रही थी। तो उसके बाद हमने फोकस किया था सर्विस सेक्टर के ऊपर। दिस इज़ अ चैप्टर नंबर 1, बहुत ही जनरल चैप्टर है। आप जब पढ़ोगे तो आपको एकदम कहानी की तरह लगेगी, ठीक है। आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो, अगर नोट नहीं बनाओगे तो आपको हिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 2 इज़ इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम 1950 से 1990 के बारे में बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1950 तक, 1990 तक सेम तरीके की इकॉनमी चली थी। 1990 के बाद जो है वो इकॉनमी के अंदर चेंजेस आए थे, जहाँ पे एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को फोकस किया गया था, ठीक है। तो अगर 1950 से 1990 की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो प्रमोट किया था किस तरीके से इकॉनमी को, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा सिस्टम ये था कि हमारा इकॉनमी कैसी होनी चाहिए। हमने अपनी इकॉनमी को बिल्कुल क्लोज रखा कि कोई भी फॉरेन यहाँ पे आके ट्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी फॉरेन ट्रेड को परमिट करके कोलोनियलिज्म का भुगतान कर चुके थे। तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से उस तरीके से डरी हुई थी कि अभी हमें अपने कंट्री के खुद पे फोकस करना है। अगर हम कंट्री के खुद पे फोकस करेंगे तो ही हम अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा रखी गई थी, ठीक है। हमने जनरली फोकस किया था मिक्स्ड इकोनॉमी पे कि पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर पर दोनों को, एंटरप्राइजेस को चांसेस देंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमने कई सारे पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट्स बनाए, जैसे कि आपने देखा होगा बीएचईएल, गेल, सेल, इंडियन ऑयल, ये सब चीज़ें प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी हमने फोकस किया, जैसे कि टिस्को हो गया, टाटा टाटा कंपनीज़ हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गई, है ना। तो इन सबको हमने, बिरला हो गए, तो इन सबको हमने फोकस किया कि ठीक है। लेकिन उनको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस स्टार्ट करने से पहले। आज देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आउटलेट्स खुल गए हैं। बहुत कम लोगों को, बहुत ही कम ऐसे होती है कि क्लियरेंस चाहिए होती है गवर्नमेंट से। जनरली आजकल एंटरप्राइजेस जो हैं वो खुल रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा लिबरल हो गई है। बट उस ज़माने में 1950 से 1990 की बात करें तो गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ा लिबरल नहीं थी, वो तो रेस्ट्रिक्टिव थी, ठीक है। लाइसेंस लेना पड़ता था कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। नाउ इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ फोकस किए, गोल्स बनाए 5 ईयर प्लान्स के लिए कि हम, मैंने आपको बताया था, वैसे आपको सिलेबस में नहीं है 5 ईयर प्लान, क्योंकि अभी बंद हो गया है 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमीशन दोनों, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान बनाती थी, 5 सालों का प्लान बनाती थी। उन 5 सालों में ये देखती थी क्या स्कीम्स हमें चालू करनी है, किस स्कीम्स में कितने पैसे देने हैं, हमारी ग्रोथ क्या होनी चाहिए, हमारी ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, हमारी कंपनी का साइज़ कितना होना चाहिए,
तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे, जैसे कि महालनोबिस थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट की हेल्प की थी टू मेक द पॉलिसीज़। ठीक है, और हम ये देखते थे कि हमारी जीडीपी कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद जीडीपी के बाद हमने ये देखा कि हमारी एग्रीकल्चर के अंदर जीडीपी कितनी है, इंडस्ट्री में कितनी है, सर्विस सेक्टर में भी कितनी है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे इसके अंदर रिफॉर्म्स करने शुरू किए थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो कि मैंने आपको ग्लॉसरी के अंदर पढ़ाया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मीन्स टू मेंटेन एंड टू डू द लार्ज टर्म और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी, ठीक है। कंट्री ने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि विल गो टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम अपने सेल्फ कंजम्पशन पे काम करेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड यूजिंग द इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर नेशन। हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, थोड़ा बहुत इम्पोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले खुद की इकॉनमी पे कंट्रीब्यूट करना है। जब हम खुद की इकॉनमी पे कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो हम चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और उन इम्पोर्ट्स को हमने वो किया, अवॉइड किया, जिनकी वजह से हमारी खुद की इकॉनमी में हार्म पहुंचे। इक्विटी पे फोकस किया था, इक्विटी की फोकस किया था कि हो सकता है कि ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस की वजह से कुछ कंपनीज जो है वो ग्रो ना कर सके, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारी डेवलप टेक्नोलॉजी लेके आएँ, ठीक है, लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आएँ और लोगों को बोले कि ठीक है आप हमारे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करो, इंडिया के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो वी विल प्रमोट द इक्विटी, ठीक है। और इसकी वजह से ये होगा कि जो पुअर सेक्शन होंगे वो भी ऊपर आएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और हमें फॉरेन पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। एग्रीकल्चर के बारे में देखो, सबका अलग अलग है। बहुत ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, सबसे ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स किए थे, लैंड रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम जो कि पुरानी चली आ रही थी उसको ख़त्म किया, ठीक है। उसके बाद लैंड सीलिंग किया, लैंड में सील कर दिया कि इससे ज़्यादा लैंड जो है वो ना तो ख़रीद सकता है, उस पर पूरा जो होगा वो गवर्नमेंट का अधिकार होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट ने वो यहाँ पे अडॉप्ट की थी। मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी बताया था क्लास 9 की एनसीईआरटी में, कि गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन को भी प्रमोट किया था, जिसके अंदर हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स यूज़ किए थे, फर्टिलाइजर्स यूज़ किया गया था, इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो यूज़ की गई थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें भी जो है वो यहाँ पे प्रमोट की थी। बैंक्स ने हेल्प की थी, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ के अंदर उसका आउटपुट जो है वो भी उसके बाद हम देखेंगे कि बढ़ा था। ग्रीन रिवोल्यूशन का आपको आज भी जो है वो मिलता है, ठीक है। इम्पैक्ट जो है वो आज भी देखने को मिलता है। अगर आप यूपी और हरियाणा या पंजाब के गांव में जाओगे तो आपको इसका इम्पैक्ट जो है ग्रीन रिवोल्यूशन को वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मार्केट सरप्लस जो है वो इंक्रीज़ हो गया था। मार्केट सरप्लस का इंक्रीज़ होने का मतलब है जब ग्रीन वैरायटी के सीड्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली वो मार्केट के अंदर आएंगे, उनको मंडी चाहिएगी, गोदाम्स चाहिएंगे, और उनमें जब हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स अब जब यूज़ किए गए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनकी जो लाइफ शेल्स है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर कोई चीज़ अच्छी होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसकी वजह से ज़्यादा मार्केट जो है वो इस तरीके के सीड्स को खरीदने के लिए हो गया था प्रोमिनेंट। मैंने आपको सब्सिडीज़, लोन्स, फार्मर लोन्स, उसके बाद हाँ मैंने आपको एमएसपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी में और 10th क्लास की एनसीईआरटी में बताई है। ये सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो आई रियली सजेस्ट कि आप ये पूरी जो चीज़ है वो 9th क्लास की और 10th क्लास की एनसीईआरटी से फिर से जो आपने नोट्स बनाया है वहाँ से देखिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एमएसपी क्या होती है, फेयर प्राइस क्या होता है, गोडाउंस मंडी क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है, गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है, ठीक है। सब कुछ उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो यहीं पे दिया गया है। तो रेदर आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ पे जाइए और देखिए। अच्छा, एक डिबेट है सब्सिडी के ऊपर कि सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो इसके अंदर आपको खुद का ही आपके व्यू पॉइंट होना चाहिए कि आप क्या समझते हो। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को
न्यू HYCs प्रमोट करने के लिए, टेक्नोलॉजी प्रमोट करने के लिए सब्सिडी दें। ये किसानों के लिए एक तरीके से इंसेंटिव का काम करेगा, ठीक है। वो इसकी वजह से फार्मर्स जो है वो नई तरीके से प्रॉफिट वगैरह कमाएंगे, तो हमें सब्सिडीज़ जो है वो देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर सब्सिडी देते रहेंगे इस तरीके से तो एक तरीके से रिस्की बिजनेस होगा। क्यों बिजनेस होगा? क्योंकि फार्मर्स जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, ठीक है। उनको दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स विदाउट द सब्सिडीज़। वो नई सब्सिडीज़ के बिना नहीं खरीदा जाएगा। अगर मान लो आपने सब्सिडी को सडनली रिमूव कर दिया तो वो रिच और पुअर के बीच का जो वो गैप जो है उसको क्या कर देगा? एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी कहा जाता है कि बेसिकली सब्सिडीज़ जो हैं वो किसको ज़्यादा बेनिफिट कर रही है? लार्ज फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, क्योंकि वो लोग सब्सिडी की हेल्प से न्यू टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स वगैरह ये सारी चीज़ें खरीद पा रहे हैं, ठीक है। और स्मॉल फार्मर्स जो है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो सब्सिडी का बेनिफिट जो है वो स्मॉल फार्मर्स को ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सब्सिडीज़ का डिबेट तो चलते रहता है। अब तो WTO के अंदर भी WTO भी बोलता है, इन कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो WTO के अंदर भी बोलते हैं कि इंडिया जो अपने सब्सिडीज़ देती है फार्मर्स को वो बेसिकली रूल को वायलेट कर रही है, WTO के रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, ऐसा भी बोला जाता है। नाउ इंडस्ट्री एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री के अंदर इंडस्ट्री को जो है वो बहुत ही कम ज़्यादा सम्मान नहीं दिया गया है, ज़्यादा उनके बारे में डेवलपमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। हम लोग मोस्टली कॉटन और जूट तक ही लिमिटेड थे। हमने जो बाकी इंडस्ट्रियल गुड्स हैं लाइक हैंडीक्राफ्ट्स हो गए या फिर क्लोथिंग हो गई या डायमंड हो गया, हमने उन इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं किया है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे कंट्री के अंदर जो इकॉनमिक ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है एज़ कम्पेयर टू चाइना। अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने अपने इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा किया था, है ना। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जिसकी वजह से आप देखो चाइना की इकॉनमी जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमने ज़्यादा किया नहीं है क्योंकि हम मोस्टली सोशलिस्ट लाइन पे थे। सोशलिस्ट लाइन का मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करेंगी जो कि वेलफेयर ऑफ द पीपल होंगी, ठीक है। तो हमने एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन एग्रीकल्चर ने भी हमें उतना रिटर्न नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिच और पुअर फार्मर्स के अंदर गैप था और हमने सब्सिडीज़ का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन जो है फार्मर्स ने नहीं किया। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ने 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग करवाया था। इसके अंदर अडॉप्ट किया था, इन्होंने यही फोकस किया था कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो क्लासीफाई कर देंगे मीडियम, लार्ज स्केल के अंदर, ठीक है। और उनके बेसिस पे हम इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन अभी आपके सिलेबस में है नहीं, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी हमने फोकस करना चालू कर दिया था। कार्वे कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी फोकस करना ज़रूरी है, जो कि रूरल एरिया के अंदर काम करती हैं, छोटे स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उन पे भी हमें फोकस करना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी बोला गया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होती हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करा सकती है, तो उसको भी फोकस करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो लार्ज इंडस्ट्री के साथ कम्पीट नहीं कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपके पास मौका हो कि आप एक लोकल मार्केट के अंदर सामान खरीदो और एक मौका हो कि नहीं आप जाके वेस्ट साइड से या फिर H&M से कपड़े खरीदो, तो ऑब्वियसली आप वेस्ट साइड और H&M की तरफ जाओगे, ठीक है। और तो वो स्मॉल स्केल वाले जो लोग होते हैं जो कपड़े बेचते हैं वो बिग मार्केट के साथ कम्पीट नहीं कर पाते हैं। दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम और हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। दिस वाज अ ड्रॉबैक। ट्रेड पॉलिसी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, मैंने आपको इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब बताया था कि हम लोग फ़ॉरेन से जो इंपोर्ट करते हैं उन पे ना डिपेंडेंट है कि इंडिया में वैसी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हम फ़ॉरेन के लिए ऑटोमोबाइल्स के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट रहते थे, हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे, राइट। जब वहाँ से इंपोर्ट करते थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हमारा ऐसा बोल दो एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा था, एक तरीके से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता जा रहा था, राइट। तो उसकी वजह से हमने क्या किया, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट की कि हम ऐसे सेम प्रोडक्ट इंडिया के अंदर डेवलप करेंगे सो डैट हमें कहीं से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप इसका एग्जाम्पल एक देख सकते हो, टाटा नैनो, है ना, नैनो डेवलप की थी। मारुति सुजुकी की आप बात कर सकते हो, ठीक है, 800 मारुति 800 की बात आप कर सकते हो। तो हमने अपनी कंट्री के अंदर ही उनका प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे शुरू कर दिया था।
तो ठीक है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन उतना लार्ज स्केल पे यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो नहीं कर पाया। उसके बाद पब्लिक सेक्टर को भी हमने डेवलप करने की कोशिश की, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी हमने बहुत सारी फार्म्स डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ये मेजर इश्यूज थे जिनकी वजह से पब्लिक सेक्टर भी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज में थे। ठीक है, तो बैंक को क्या करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा कुछ बैंक्स को भी। सिंपल है ये, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या किया और इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या किया। धीरे धीरे हम सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करेंगे कि सर्विस सेक्टर के अंदर हमने क्या क्या करने की कोशिश की है। चैप्टर नंबर 2 इतना ही है। नाउ हम बात करते हैं 91 से लेके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत ही सिंपल टर्म है जो कि मैंने आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली समझा रखा है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। बट फिर भी इस चैप्टर पे थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं, शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए तो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट ओवरऑल आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टॉपिक। अच्छा, एक चैलेंजेस हमारे पास सबसे ज़्यादा ये था कि हमारी जो फॉरेन बोरोइंग थी, हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 1991 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास हम लोग रीपेमेंट वगैरह नहीं कर पा रहे थे, जो भी हमने फॉरेन से अब्रॉड से लोन लिया था, तो हम इनको जब रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे तो हम लोग जनरली जो भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो भी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था। देन इसके बाद हमारे जो प्राइजेस थे, इन्फ्लेशन वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक न्यू सेट ऑफ रिफॉर्म्स लेके आए थे जिनको हम बोलते हैं एलपीजी। ठीक है, कि चलो हम अपनी इकॉनमी को थोड़ा लिबरल कर देते हैं, थोड़ा सा खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, सो डैट फॉरेन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं हमें ख़रीदना ना पड़े, जबकि फॉरेन कंपनीज़ यहाँ पे आए, प्रोडक्ट्स बनाएं और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दें। ठीक है, तो ये आइडिया था इसकी वजह से। ठीक है, तो हमने खोला, उनको ओपन किया, तो धीरे धीरे एफडीआई सेक्टर्स जो हैं आने लगे, हमारी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमने इम्प्रूव की। ठीक है, हमने अपने जो भी हमारे कुछ सेक्टर्स थे उनको तो बंद रखा, लाइक डिफेंस को, रेलवेज़ को, कि वहाँ पे एफडीआई नहीं आ सकती है, लेकिन बाकी सेक्टर्स जो है, इंडस्ट्रीज़ हो गया और हमारा हैंडीक्राफ्ट्स हो गया या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, वहाँ पे हमारी जो फॉरेन कंपनीज़ जो है वो यहाँ पे आती है और रन करती है और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है और लोगों के यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। उसके बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जिनसे इंडिया लोन लेता है, जो इंडिया को लोन देते हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड में सभी को लोन देती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो इनके लिए सर्टेन कंडीशंस होती है जिसके लिए इंडिया फुलफिल करता है। ठीक है, ये हम इकोनॉमी के अंदर जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की थी। ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स को हटाए थे, स्टेबलाइजेशन मेजर किए थे, बोला था इंडिया को कि आप स्टेबलाइजेशन मेजर करो, इंडिया के अंदर कंपनीज़ को ग्रो करवाओ, है ना, बहुत सारे बैरियर्स हटाओ, जो भी आपने लगा रखे हैं रिस्ट्रिक्शंस हटाओ। तो इन शॉर्ट बेसिकली दे वांटेड इंडिया टू गो फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास 10th की एनसीईआरटी में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स को क्या कर देते हो, रिस्ट्रिक्शन जो होती है उनको हटा देते हो और उन सेक्टर्स को क्या कर देते हो, ओपन कर देते हो। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ओपन करते हो, लोन्स लेते हो, डेवलपमेंट करते हो, तो दिस इज़ कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन। ठीक है, और ये बहुत सारी चीज़ों में किया गया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी किया गया, गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ सेक्टर्स में किया गया, बट जनरली नहीं किया गया। ठीक है, एफआईआई वगैरह डेवलपमेंट किए गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड्स, ये सब जो है वो इंडिया को लोन देने लग गए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर। देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रमोट किया गया, फाइनेंशियल एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए गए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ वगैरह, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब चेंज हो गई है और ये बिल्कुल न्यू बन गई हैं अब।
ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो न्यू के अंदर पढ़ना पड़ेगा, पुरानी उनका कोई यूज़ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा-सा जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है और गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है इंडस्ट्रीज़ पे, उनको रिमूव करो और उनको प्राइवेटाइजेशन कर दो। अब जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको हमें कन्वर्ट करना है कंपनीज़ इन 2 वेज़, या तो गवर्नमेंट अपनी पूरी ओनरशिप विथड्रॉ करवा ले, या दूसरा कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को सेल कर दें, ठीक है, उनको बेच दें। तो वो कोई जो इंडिविजुअल उनको खरीदेगा तो वो कंपनी उसी की बन जाएगी। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात की। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ पब्लिक सेक्टर के पार्ट को प्राइवेटाइज कर दे, ठीक है, उसको बेच दें, इक्विटी दे दें किसी को, दैट इज़ कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात की। तो बहुत सारी कंपनीज जो नवरत्न महारत्ना कंपनीज थी उनको हमने प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की। ग्लोबलाइजेशन का मतलब 10th क्लास में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि आप अपनी इकॉनमी का जो इंटीग्रेशन है वो करो बाकी कंट्रीज़ के साथ, है ना। उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों में रिफॉर्म्स करो, इंटीग्रेट करो इकॉनमी को, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ को ओपन करो, पोर्ट्स का डेवलपमेंट करो, रेलवेज़ का डेवलपमेंट करो। जैसे आपने देखा होगा अभी इंडियन मेट्रो के अंदर या फिर बाकी जो रेलवे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे जापान हमारे साथ सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जापान के साथ हमारा काफ़ी ज़्यादा लिंकेज है। तो इस तरीके का ग्लोबलाइजेशन जो है वो करने की जो है बात कही गई थी। तो देखोगे 1990 के बाद बहुत सारे बीपीओ, कॉल सेंटर्स, आईटी सेक्टर्स जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होना चालू हो गए थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी बना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो उसमें अंदर जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उन सबको कैसे ट्रेड करना है, क्या इंपोर्ट होनी चाहिए, क्या रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करता है एट द वर्ल्ड लेवल। ये मैं डिटेल में बताऊंगी आपको जब हम डिस्कस करेंगे चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं और वो चीज़ें आपको करनी चाहिए डिस्कस, दैट्स इट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी ओवरऑल अगर देखें तो नहीं होगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एलपीजी के बाद गवर्नमेंट के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल कंपनीज़ जो हैं, फॉरेन कंपनीज़ जो हैं, वो एग्रीकल्चर के अंदर आके भी उन्होंने रिफॉर्म्स करने शुरू किए, लाइक एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आपका मार्केट कैसा होना चाहिए, सब्सिडीज़ जो फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे सब कुछ इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एलपीजी। इंडस्ट्री के अंदर भी सेम रिफॉर्म किए थे। अब देखो सब चीज़ें रिफॉर्म्स होंगी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो भी फिस्कल पॉलिसी होगी उस फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी क्या होंगे, रिफॉर्म्स होंगे। अब यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन जो है वो होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। नहीं होने वाले ये बोलते हैं कि इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको नुकसान है, वो अपनी कंट्री खुद से ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनको फॉरेन कंपनीज़ की हेल्प लगती है, फॉरेन कंट्रीज़ आके उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो नहीं होना चाहिए। डेवलप कंट्रीज़ हमेशा फिर डेवलप बनी रहती है और डेवलपिंग सिर्फ डेवलपिंग बनी रहती है, डेवलपिंग जो है वो डेवलप नहीं बन पाती है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स जो है वो अपोजिट आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है, इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली कंट्रोल में आ रहा है, हमारी जो एक इंटरनेशनल इमेज है अच्छी वो बन रही है। तो इस तरीके से देखोगे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो रहा है ना। वुमेन इज़ ऑल्सो वर्किंग इन आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस तरीके के एवेन्यूज़ जो है वो खुल रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने व्यू पॉइंट है। आपका क्या व्यू पॉइंट है आप इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन को लेके आपका क्या व्यू पॉइंट है। आपका फैमिली में अगर कोई मेंबर हो जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो, जो 1991 से पहले से हो, काम कर रहे हो और अब आप उनके काम में देखते हो चेंजेस हुए हैं, तो क्या हुए हैं, डैट यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सो नाउ इन दिस यूनिट वी विल रीड अबाउट करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकॉनमी। ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए, बट आपको जब ओवरव्यू थोड़ा सा पता होगा तो आप इसको एट प्रेजेंट कंट्री के अंदर इकॉनमी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस चल रहे हैं उससे आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना कि हमारी कंट्री के अंदर हम ह्यूमन कैपिटल पे तो फोकस कर रहे थे, लाइक एजुकेशन हो गया, स्किल्स हो गया, लेकिन उनको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। एक होता है क्वांटिटेटिव एजुकेशन कि नंबर ऑफ़ आवर्स देख लो, नंबर ऑफ़ डिग्री देख लो कि कितनी पढ़ाई की गई है, बट एक होता है क्वालिटेटिव एजुकेशन कि हम किस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, स्किल्स हो गया, उनको प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए या अपने
कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। एंड मैंने आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो नाउ अब ह्यूमन कैपिटल की बात करें, हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था क्लास 9th की एनसीईआरटी, उसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके अंदर एक था फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, राइट। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया कि कोई भी रिसोर्सेज लाइक लैंड हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है एजुकेशन, हेल्थ, है ना, वेल्थ जो लगती है एक तरीके से एक कंपनी को बनाने के लिए, डैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो अब हम इन चीज़ों पे हम कितनी स्पेंडिंग करनी चाहिए, कितना देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए, डैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम मोस्टली हेल्थ और एजुकेशन के बारे में ही सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर हेल्थ की बात करें तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों पे फोकस किया है हेल्थ पे। तो फर्स्ट इज़ क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्योर करना, है ना। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन द प्रिवेंशन मीन्स मेडिकेशन, मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, उसको हम क्यूरेटिव कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये डिजीज़ को क्योर करने के लिए है, जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन, दैट इज़ कॉल्ड कि डिजीज़ ही ना हो आगे तो पहले से ही क्योर कर लिया। एक होता है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन का मतलब ये होता है कि हेल्थ लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना। आजकल देखा होगा गवर्नमेंट हो गया, प्रोफेशनल्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है कि फिट रहो, हेल्दी खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, फार्म टू ह्यूमन खाओ, राइट, पेस्टिसाइड्स का यूज़ मत करो, होममेड खाना खाओ, आयुर्वेदिक खाना खाओ। सो सच काइंड ऑफ स्प्रेड अवेयरनेस इज कॉल्ड एज सोशल मेडिसिन, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरीके की भी फोकस करती है कि आपका जो ड्रिंकिंग वाटर हो वो सेफ़ हो, ठीक है, पोल्यूटेड ना हो, एंड हेल्थ की चीज़ों की स्कीम्स लाने की भी कोशिश करती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज सोशल मेडिसिन, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कई कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, है ना, ताकि वो स्किल्स बने, वोकेशनल ट्रेनिंग करवाती है ताकि वो अपने काम में एफिशिएंट बने, क्योंकि हमारा अब कंपटीशन पूरे वर्ल्ड के साथ है बिकॉज ऑफ ओपन इकॉनमी, राइट। प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए काफ़ी चीज़ें फोकस करती है। तो ये सारे पार्ट जो हैं वो आपके ह्यूमन कैपिटल के आएंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें हमने बात कर ही ली है कि ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक ग्रोथ से भी लेना देना होता है, ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट से भी लेना देना होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ से ऐसा होता है कि एक अनपढ़ और इलिटरेट इंसान को अगर आप कोई काम करने के लिए दो और एक एजुकेटेड को काम करने के लिए दो, यू विल फाइंड द डिफरेंस इन देयर प्रोडक्टिविटी, राइट। तो इस तरीके से आपका ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपका फ़र्क दिखाई देता है। दैन डेवलपमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट का हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर भी हमने अपनी रैंक देखी थी, और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि आपको स्किल्स मिले, आपको एजुकेशन मिले, और आपको हेल्थ की प्रॉपर फैसिलिटी जो है वो मिले, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, वो पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा। दिस इज़ द सेम डिबेट, है ना। आपको ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की चीज़ें जो है वो रिपीट हुई है। इट्स जस्ट फॉर यू टू, आप सिर्फ एक बार पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, तो आप बहुत अच्छे से उस पर डिबेट प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो। गवर्नमेंट भी बहुत चीज़ें फोकस करती है स्किल्स पे, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स पे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स पे, फूड पे, सैनिटेशन पे, ये सब गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। Human capital and human development we have already discussed. These are the repeating point in different forms. तो गवर्नमेंट देखें हेल्थ पे बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर इसमें हम देखें तो एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए अगर हम देखें तो जननी औषधि कार्यक्रम, देन आपका देखेंगे अभी आयुष्मान भारत, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखेंगे। अब ये भी कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे करता है तो वो काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और ये जो है गवर्नमेंट दो तरीके से करता है। एक तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, लेट्स से गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये है, तो गवर्नमेंट एजुकेशन पे कितना करता है, दैट
और सेकंड ये हो सकता है कि टोटल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कि हमारी जीडीपी लेट्स से 4% है, तो हम अपनी जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन अपने एजुकेशन में करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसमें एजुकेशन जो है में एक्सपेंडिचर करना चाहता है। गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशन के अंदर ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाए, बच्चों को ट्रेनिंग दिलाए, बच्चों को इस तरीके से स्किल्स बनाए, है ना, वोकेशनल एजुकेशन दिलवाएं, उनको ऐसी एजुकेशन दिलाएं जो उनको ग्लोबल मार्केट के अंदर भी जॉब प्रोवाइड करा सके या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकें। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कमीशंस आए हैं, लेकिन ये हमारे काम के नहीं है बिकॉज ऑल दीज आर वेरी आउटडेटेड और जनरली ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अडल्ट लिटरेसी पे भी हमने फोकस किया है। सर्व शिक्षा अभियान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी मानी गई है। तो एजुकेशन फॉर ऑल इट वाज अ ड्रीम, बट नाउ अभी ये मोटो बन गया है। जेंडर इक्विटी पे फोकस किया गया है कि एजुकेशन जो वो सिर्फ मेल सेंट्रिक ना हो बट वुमेन सेंट्रिक एजुकेशन भी देने की अभी बात की गई है। ठीक है, एजुकेशन शुड बी जेंडर न्यूट्रल, अभी तो ये बात की गई है आफ्टर द जजमेंट ऑफ सेक्शन 377 दैट इज़ अ एलजीबीटी कम्युनिटी। तो अभी आप देखोगे कि बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारा कोटा होता है फॉर फीमेल, फॉर एलजीबीटी, फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। दैट्स इट, इसके चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट, कि हमने अपने रूरल के अंदर क्या डेवलपमेंट किया। सी ये सब कुछ एक कहानी की तरह अगर आप देखो, अच्छा गवर्नमेंट ने इकॉनमी ऐसी थी, एग्रीकल्चर में ऐसा था, फिर देन इंडस्ट्री में ऐसा हुआ, ओके फाइन, देन व्हाट हैपन टू एजुकेशन, देन व्हाट हैपन टू हेल्थ, व्हाट हैपन टू स्किल्स। अच्छा फिर गाँवों का विकास भी तो किया होगा, फिर अर्बन का विकास किया होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है अब तक 1950 से लेके लगभग, ये बुक होगी लगभग आपकी 1995 या 2000 तक मान लो क्या किया है। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं आपको वो देखनी है, अभी 2-3 सालों में जो हुई है वो करंट अफेयर्स का आपका पार्ट बन जाता है, बट उसको समझने के लिए आपको ये वाले बेसिक्स जो हैं वो ज़रूर क्लियर होने चाहिए, और ये वाले बेसिक्स जो हैं वो आपके हिस्ट्री में भी आते हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर हमारा हमेशा से सेम मेन लाइवलीहुड था रूरल सेक्टर के अंदर। उसके बाद महात्मा गांधी के कोटेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इंडिया का रियल डेवलपमेंट जाना हो, एक्सपेंशन जाना हो, तो रूरल एरिया में जाओ और उनको विकास करो, तभी हम रियल एक्सपेंशन देख सकते हैं इंडिया का। ठीक है, अब यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए इन्होंने रोड बनाई, रेलवे बनाई, हेल्थ मेजर्स किए लोगों के लिए, लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, वीकर सेक्शन को प्रमोट किया गया। ठीक है, उसके बाद जॉब वाली स्कीम्स चालू की, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो हमारे जीडीपी के अंदर हमेशा से डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही इन्वॉल्व है, राइट। क्रेडिट देने की बात की गई। क्रेडिट देने की बात मैंने आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी में बताया था कि बहुत सारे बैंक्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर को लोन देते हैं, लेकिन कुछ कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो बिल्कुल लोन नहीं देते, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर इनको लोन देंगे फार्मर्स को तो शायद वापस चुकाने के चांसेस को हैं कंपैरेटिवली कम होते हैं, उनके पे रिलाई नहीं किया जा सकता है। तो नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये 1982 के अंदर सेटअप हुआ था, और ये बेसिकली रूरल एरिया के अंदर ही जो एग्रीकल्चर लोन्स होता है उनको ही देता है, ये अर्बन एरिया में नहीं देता है, रिमेंबर दिस। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, एनजीओज बनाए रूरल एरिया के अंदर, जो कि हाँ एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स भी जो हैं वो शुरू किए गए, रूरल बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट की गई, कॉर्पोरेटिव हाउसिंग, कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो हैं वो भी रूरल एरिया के अंदर जो है वो स्टार्ट किए गए थे। इंश्योरेंस दी गई थी फार्मर्स को क्रॉप्स के लिए, सब्सिडीज़ दी गई थी, एग्रीकल्चर मार्केट हमने जो है वो बनाना चालू किया था। अब देखो ना, रूरल एरिया से आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अर्बन एरिया तक कैसे आएंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, उनके लिए रोड्स चाहिए, रेलवेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गोडाउंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, मार्केट चाहिए, प्रॉपर रिसर्च होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से रूरल एरिया के अंदर डेवलप जो है वो की गई थी।
बहुत सारे दूसरे मार्केट भी बढ़ने लगे थे एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने के लिए, है ना। तो इस तरीके के मार्केट रिफॉर्म्स जो हैं वो भी किए गए थे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि हमने सारे फार्मर्स को दिया, वी डिड नॉट स्पेसिफिकली फोकस टू द स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स को सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, वो वहाँ तक नहीं पहुँची। तो ये लूप होल्स है जो कि आप आंसर राइटिंग के अंदर लिख सकते हो कि जनरली बिग फार्मर्स ने ग्रीन रिवोल्यूशन का, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या पेंशन का बेनिफिट लिया, स्मॉल फार्मर्स ने नहीं लिया। देन वी ऑल्सो फोकस ऑन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आप देख सकते हो जैसे कि हमने बहुत सारे नॉन फार्म सेक्टर्स जो होते हैं लाइक अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फिशिंग सेक्टर, उनको भी प्रमोट करने की के लिए डेवलपमेंट किया गया था। देन वी ऑल्सो फोकस्ड ऑन टूरिज्म, लेदर इंडस्ट्री। आप देखो ना, गांव पे काफ़ी सारी पिक्चरें बनी है इस दौरान, 1991 से लेकर 2000 तक गाँवों पे पिक्चरें बनी है। एग्जाम्पल स्वदेश देख लो आप, है ना, और भी पुरानी पिक्चरें अगर आप देखते हो, ठीक है। देन अगर आप ये देखो कि गाँवों में कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, रूरल एरिया की कहानियों पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे भी लाइवलीहुड के लिए जैसे कि अलाइड एग्रीकल्चर, फिशिंग, शिपिंग, ये सारी चीज़ों पे फोकस जो है वो यहीं पे किया गया था। टूरिज्म पे, गाँव को देखने के लिए लोग जो है वो देखने के लिए जाते थे। एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस किया गया था। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हॉर्टिकल्चर पे एक न्यू चीज़ लेके आई थी, जहाँ पे आप क्रॉप्स को, वेजिटेबल्स को और फ्लावर्स को साथ में ही उगाते हो, दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, है ना। तो वो उसके लिए भी हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। डैट ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी के अंदर भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करता है दिस सेक्टर। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई थी, तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है बिल्कुल आपका जिसमें ज़ीरो हाइब्रिड, आपका ज़ीरो एचवाईवी सीड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ किया गया, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का एग्जांपल एट प्रेजेंट अगर देखने को मिलता है तो आपको ZNBF जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है पॉलिसी, उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। डैट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, है ना। टर्म्स अगर आपको पता होगी तो आप आगे अच्छा कर लोगे। दिस चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल, ख़त्म हो गया ये। मोस्टली आपका यहाँ पे व्यू पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक है ये। व्यू पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा कि क्या आपका व्यू पॉइंट है, आपको यहाँ पे वही सीखने को यहाँ पे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज़ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। वेरी वेरी जनरल टॉपिक, बट इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे दैट आई विल एक्सप्लेन, बट अदरवाइज आप ये देखो काफ़ी जनरल आपकी ये NCERT है। इसमें से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो डेवलप होगी, ताकि आप इनको करंट अफेयर्स के साथ जो है वो प्रॉपर लिंक कर सकते हो। आपको तो पता ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ना। ये भी आपको पता है कि वर्कर का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि पीपल हु इज़ विलिंग टू वर्क एंड इज़ गेटिंग वर्क इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट आपका रूरल एरिया, अर्बन एरिया दोनों में हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया था। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि खुद की कंपनी है, खुद ही वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, सैलरी निकाल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं उसको। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं। आजकल कंटेंट क्रिएटर आ गया, ठीक है। देन आपका खुद की स्टार्टअप खोल दिया, तो दीज आर द सेल्फ एम्प्लॉयड। देन यहाँ पे आप देखो कैजुअल वेजर लेबर हमने बात की थी ग्लॉसरी के अंदर। कैजुअल वेज लेबर का मतलब ये होता है कि जो डेली भत्ते पे काम करता है, डेली तिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको कैजुअल वेज लेबर बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन फार्म्स फैक्ट्री, यहाँ पे सिर्फ स्टोरीज दे रखी हैं कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस सेक्टर में मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व मिलेंगे। डैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डैट इज़ कॉल्ड सीजनल। वहाँ पे सीजन वाइज ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अदरवाइज वहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। जीडीपी के अंदर कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है ये आपको सेंसस में देखना पड़ेगा, ठीक है। वो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेंसस पे आपको देखना पड़ेगा कि जीडीपी के अंदर कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा दे रखे होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, बार ग्राफ वगैरह में दे रखे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। और आप ये ध्यान रखना
इसके अंदर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है कि हमने 1972 से 1944 की तरफ ये देखा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि उनको इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ, कैजुअल डेली वेजेस की तरफ मूव करने लग गए थे। तो वो पीरियड जो है, इस पीरियड को कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, वही बात है ना, अगर मान लो कहानी बता देती हूँ, वड़ा पाव वाली दीदी अगर काम नहीं कर पा रही है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर वो नहीं कर पा रही है, खुद का वड़ा पाव नहीं बेच रही है, तो दूसरी जगह जाके जॉब करेगी। ठीक है, दिस इज़ द मेन क्रक्स। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स वर्कफोर्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं, लाइक दिस। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको शायद 15 बार बता चुकी हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ग्लॉसरी में, 9th क्लास की एनसीईआरटी में, 10th क्लास की एनसीईआरटी में, है ना, हमें देख चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, तो गवर्नमेंट जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है, अडॉप्ट करती है उनको रिमूव करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को। वेरी वेरी जनरल, ठीक है, वेरी वेरी जनरल चैप्टर, जिसको आप जो है वो पढ़ सकते हो एक बार, क्योंकि इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर आपको आगे की चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। ओ, दैट इज़ इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सी, ये टॉपिक आपको इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बट आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है आजकल क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, और गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, तो हमें उनके बारे में चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं इन्वायरमेंट के। एक इन्वायरमेंट जो होता है, बेसिकली अगर देखें तो इट वर्क एज अ वाइटल फंक्शन इन द सिस्टम। बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहले तो आप बताओ कि इन्वायरमेंट आपके लिए क्या यूज़फुल है। आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रूर सोचो कि इन्वायरमेंट आपको क्या क्या प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कराता है, रिसोर्सेज सप्लाई करवाता है, ठीक है, रिसोर्सेज को सप्लाई करवाता है। देन वो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, रिन्यूएबल भी हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक तो सबसे पहले ये हमें हम पे डिपेंड करता है कि हाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज। कई बार हम रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करते हैं, उनका ओवर डिग्रेडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल चीज़ें हो जाती है, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली एसिमिलेट करता है वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज, है ना, एग्जाम्पल उनका। देन इट सस्टेन द लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑब्वियसली आप देखते हो बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है। प्रॉपर फूड चेन जो चलता है वो इन्वायरमेंट के अंदर, सिस्टम के अंदर प्रॉपरली मेंटेन करके रखता है। देन इट प्रोवाइड द एस्थेटिक सर्विसेज। ऑब्वियसली आप जाते हो ना पहाड़ों पे, अरे यार पहाड़ों पे जाते हैं, अच्छा व्यू आ रहा है, सनसेट दिख रहा है, सनराइज दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहा है, हिल्स दिख रहा है, नदियाँ दिख रही है, एंजॉय करते हो, तो एक तरीके की एस्थेटिक वाइब जो है वो प्रोवाइड कराती है पीस के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी रखने के लिए। इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। नाउ इट फंक्शन विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। नाउ अभी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि मैंने आपको कैरिंग कैपेसिटी का मतलब बताया था। चिटिंग मत करना, जितना आता है उतना लिख के बताना कि कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। देन देखो ये पैराग्राफ जो है वो आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। दैट्स अ सेल्फ मैं बोलूँगी सेल्फ रीड करने के लिए है ये, ठीक है। और बाकी आप जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो फिर से कवर होंगी, बट सिंस ये एनसीईआरटी के अंदर है तो आपको देखना ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के इशू हमें दिखाई देते हैं, ठीक है।
बाकी अगर देखा जाए तो पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे डिजीज़ेज़ हो जाती है, लाइक वाटर बॉर्न डिजीज़, है ना? उसके बाद दूसरी तरीके की डिजीज़ भी हो जाती है, ठीक है? आप देखो इंडिया के अंदर बहुत सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो ख़राब होता है। एग्ज़ाम्पल दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो एयर पोल्यूशन है, बहुत चीज़ें ख़राब है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो गया, लोगों को अस्थमा की चीज़ें चालू हो गई हैं, दूसरी तरीके की बीमारियाँ हो गई हैं। देन आप वाटर बॉर्न डिजीज़ देखो, वहाँ पे भी सेम चीज़ चलती है, एनीमिया हो गया, देन दूसरी तरीके की बीमारियाँ जो है वो यहाँ पे होती है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है? ओजोन डिप्लीशन वो कंट्रीब्यूट करता है टू इंक्रीज द फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर द गवर्नेंस। ऑब्वियसली अगर ओजोन डिप्लीशन बढ़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है तो गवर्नमेंट पे एक तरीके का बर्डन आ जाता है। तो देखो ना, गवर्नमेंट अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है ना? सोलार, विंड, टाइडल, ठीक है, ताकि लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस भी हो और प्लस इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट भी कम हो। एंड ऑब्वियसली आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो डिक्रीज हो जाती है ना, जब इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन डिप्लीशन होता है। ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर के अंदर भी, अब देखो ना, चेरनोबिल डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना? आपके वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है उसकी वजह से हुआ था। आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर आप देख लो, उसकी वजह से हुआ था। तो ये सारे डिज़ास्टर जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में और इंडिया लेवल पे जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं, जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचते हैं। जहरीले गैसें अगर फैल जाए तो क्या होगा? हवा तो दूषित हो जाएगी ना, प्रदूषित प्रदूषित हो जाएगी ना हवा, सांस नहीं ले पाएंगे, फिर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। एग्जाम्पल ही देती हूँ, जैसे कि मान लो नागासाकी और हिरोशिमा पे जो बॉम्ब गिराए गए थे, लोग आज आज भी बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे डिसेबल पैदा होते हैं क्योंकि उनकी जीन्स जो है वो वहीं रह गए थे, उनके बायोम में आ गए थे, समथिंग समथिंग। सो या ऑब्वियसली इट इज़ हैम्परिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट पे बर्डन बनता है, गवर्नमेंट को उनके लिए पॉलिसी लेके आनी पड़ती है, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, करते रहना होगा। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालती है। इंडिया के अंदर हर तरीके का पॉल्यूशन है, सबसे ज़्यादा हमें गंगा गैंगेटिक रीजन में दिखाई देता है, जिसके लिए क्लीन गंगा प्रोग्राम भी है ना? पेड़ों को मत काटो, जल अभियान, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया ने स्टार्ट की गई थी। इंडिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज समिट, जो इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता है। पेरिस पीस पढ़ लेना, पेरिस क्लाइमेट्स पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो इजिप्ट में हुआ था वो पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट अफेयर्स से जो होंगी वो इसके अंदर चीज़ें जो होंगी वो आपको लिंक्ड करनी ही पड़ेंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ब्रूडलैंड हमने कमीशन पढ़ा था, उसके अंदर एम्फेसाइज किया गया था कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे, मिनिमलिज्म की तरफ जाना है। देखा होगा ना आपने, आजकल मिनिमलिज्म पे फोकस किया गया है कि मिनिमम नीड्स में हमारा काम हो। पेड़ों को कम काटो, लेदर का यूज़ कम करो, कम कपड़े पहनो, कम कपड़े एज इन लिमिटेड कपड़े पहनो, ठीक है? ज़्यादा खर्चे मत करो, कंज्यूमरिज्म की तरफ मत जाओ, डोंट यूज़ प्लास्टिक, यूज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए है कि यार हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या दे रहे हैं, हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग आवर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है? तो इसमें काफ़ी सारे सस्टेनेबल, देखो ना, यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई इंडिया इज़ गोइंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज, सोलार पैनल्स लगाए जा रहे हैं आजकल, ठीक है? लैंड को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते रहना चाहिए। देन वी यूज़ एलपीजी एंड गोबर गैस इन रूरल एरिया, ठीक है? अभी हम लोग बोलते हैं ना कि सीएनजी यूज़ करो, एलपीजी यूज़ करो, ठीक है? सीएनजी यूज़ करवा रहे हैं अर्बन एरिया में, गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं। उज्ज्वला सबसे, वो यूपीएससी ने पूछी भी थी अपने पीवाईक्यू, आप देखोगे। सोलार पैनल यूज़ करें थ्रू फोटोवोल्टेनिक सेल, इससे प्रदूषण कम होता है, ठीक है? ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लाइक हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट को कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। घरों के पास थोड़े से पेड़ लगा लो, पौधे लगा लो, नीचे बैठ के खाना खाओ, ग्लास नहीं यूज़ करना, लकड़ी की चीज़ें यूज़ करो, लाइक दैट, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग कम हो, ठीक है? हाइडल प्लांट सिस्टम हम लगाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? स्मॉल टर्बाइन में बायो कंपोस्टिंग, ब्लू, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये सारी चीज़ें अभी तो आने लगी हैं, पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बायो कंपोस्टिंग ऑल्सो, वी आर गोइंग फॉर द बायोपेस्ट कंट्रोल, है ना?
तो बेसिकली हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो इम्प्रूव करेंगे, बट अगर हमारा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इम्प्रूव होगा, वो हमारी इकोनॉमी के साथ हैंड से हैंड मिला के जो है वो चलेगा। तो गवर्नमेंट जो यही कोशिश करिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी इन सिंक विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इससे तभी जो है वो फ़ायदा होगा लोगों को। नाउ डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स, सी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पुराने डेटाज हैं, पुरानी चीज़ें हैं, ये सब आपको आईआर में एट प्रेजेंट क्या लिंक चल रहा है उसके अंदर पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे बोला गया है कि कंपैरिजन करना है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, तो नेबर्स के साथ कैसे कंपैरिजन करोगे? नेबर्स के साथ आप देखोगे कि पाकिस्तान के साथ हमारा क्या चल रहा है, चाइना के कंपैरिजन में हम कितना आगे मूव किए हैं इकोनॉमिकली, श्रीलंका के साथ कितना किया है। तो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ पुराना डेटा है जो आपको कोई यूज़ का नहीं है। तो आई विल स्किप दिस चैप्टर, बट आपको करंट अफेयर्स के अंदर देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा वो पैरामीटर्स मैं बता देती हूँ। जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हुई है, वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा हुआ है, देन वहाँ पे कितने एम्प्लॉयमेंट कितने लोग हैं, कौन से सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, किसी की ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितनी है, किसी का एफडीआई इन्वेस्टमेंट कितना है, करेंसी कितना डिवैल्यू हुई है या डिप्रिशिएट हुई है या अप्रिशिएट हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा। देन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो किस कंट्री को कितना लोन दे रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज कितनी हुई है, वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा है। यू कैन नोट इट डाउन दीज पॉइंट्स, जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के अंदर इन कंट्री का कंपैरिजन ऐसे ही करना है। क्योंकि देखो, पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इन लोगों का, इन तीनों कंट्रीज़ का जो इंडिपेंडेंस का टाइम है वो लगभग सेम था। ठीक है, 1947, एंड चाइना थोड़ा सा लेट आज़ाद हुआ था। तो तीनों ने अपने अपने सेक्टर्स के अंदर किस तरीके से डेवलप किया है और इन तीनों का क्या कंपैरिजन है वो हमें देखना है, और ये सब आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, तो आप वहीं पे ही इसका करोगे। ठीक है, नाउ बातों बातों के अंदर 11th क्लास की एनसीईआरटी जो इकोनॉमिक्स की है वो भी ख़त्म हो गई। सी, मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तब आपको बेसिकली, ऑब्वियसली, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी। अभी आपको ये चीज़ समझ आई कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर हो सकती है ना। ग्लॉसरी हमने डिस्कस किया, टर्म्स हमने डिस्कस किए, कीवर्ड्स हमने डिस्कस किए। अगर इसी तरीके से चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे तो ऑब्वियसली जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, ये जीडीपी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं एनसीईआरटी। अब इसके अंदर भी आप नोट्स बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो। लगभग मैं आपको बोलूँगी 8 चैप्टर थे, तो 16 पेजेस के आपके लगभग नोट्स बन जाएंगे, 15 से 16 पेजेस के, क्योंकि लास्ट वाला चैप्टर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करंट अफेयर्स का पार्ट है। बट छोटी छोटी टर्म्स अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हो। आई विल हाईली रिकमेंड यू कि आप ग्लॉसरी इसके अंदर से 110% जो है वो उसको कंप्लीट करो और पढ़ो। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या क्या डाउट्स हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दीज डाउट्स। ठीक है, आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रह सकते हैं। नंदिनी आईएएस के साथ हम आपकी जो इकोनॉमिक्स के मैराथन है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम बजट, इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एंड देन हम उसके बाद हिस्ट्री की मैराथन भी है, और जो पॉलिटिक, ज्योग्राफी की मैराथन है वो भी बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे, ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, रिवाइज प्रॉपरली, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।